Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover types of letters of credit. हमारा इंटरनेशनल पेमेंट्स का ये टॉपिक है. इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ हमारा सब्जेक्ट है. सो स्टार्ट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट को एलसीवी बोलते हैं. प्लीज़ ये सारे टर्म्स पहले ही मैं प्लेलिस्ट में अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ. सो अगर आप प्लेलिस्ट नहीं वॉच कर रहे हो, सारी वीडियोस नहीं वॉच कर रहे हो, पीछे से जो चलती आ रही है, तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए. सो बिफोर वी लर्न अबाउट द टाइप्स, इससे पहले कि हम टाइप्स के बारे में लर्न करें तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है. जैसा मैं अभी अपनी पैटर्न चला ही रही हूँ कि मैं हर वीडियो में पहले यही समझा रही हूँ. देन व्हाट ईच वन डज, हर एक पर्सन क्या करता है इन एलसी ट्रांजेक्शंस. तो एक सिंपल स्टोरी से हमें समझते हैं, एग्जाम्पल से, कि एक बायर है इंडिया में, ठीक है, रवि इम्पोर्ट से, wants to buy machinery from a seller in Germany. वो एक जर्मनी के सेलर के पास से मशीनरी बाय करना चाहते हैं, जिसका नाम भी इन्होंने दे रखा है टेक्नोमैक GmbH. रवि wants to make sure he gets the right goods before paying, and Technomec wants to make sure it gets the money once the गुड्स आर शिप. तो दोनों आपस में पार्टी बहुत क्लियर है, एक को सही तरीके से टाइम से गुड्स चाहिए पेमेंट से पहले, और टेक्नोमैक भी इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके पैसे कहीं रवि ऐसा ना हो देना, वो भी गुड्स से पहले पैसे मतलब कि ले ले. ठीक है, द गुड्स आर शिप्ड. सो अब क्या करें, दोनों, एक को पैसे बाद में देने हैं, एक को पैसे पहले लेने हैं. सो यहाँ पे दे अग्री टू यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी. तो वो अग्री करते हैं कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करेंगे. एक सेफ पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे जो बैंक होता है ना, वो गारंटी करता है पेमेंट की. ये बहुत अच्छे से, मतलब एकदम ऐसे ना डिटेल में मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है. देखोगे तो आपको पहले से पता होगा. इफ ऑल रिक्वायर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, अगर सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो लेटर ऑफ क्रेडिट काम कर जाता है यहाँ पे. ठीक है, अब पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एन एलसी इन्वॉल्व टू कमर्शियल पार्टीज. इसमें दो कमर्शियल पार्टी इन्वॉल्व होती है. अ फ्यू बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज, ईच हैज अ स्पेशल रोल एंड रिस्क. कमर्शियल पार्टीज जो मेन बिजनेस पार्टीज होती है, एप्लीकेंट यानी बायर और एक इम्पोर्टर. ठीक है, देन द बायर जो अप्लाई करता है, जो बैंक में अप्लाई करता है टू ओपन द एलसी, और वो इंस्ट्रक्शंस देता है अबाउट द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इनवॉइस, बिल ऑफ लेंडिंग एक्सेट्रा, द अंडर व्हाट कंडीशन द पेमेंट शुड बी मेड. फाइनली द बायर मस्ट रीइंबर्स द बैंक वंस पेमेंट इज मेड टू द सेलर. अब इसको अच्छे से समझा देते हैं इस एग्जांपल के थ्रू. रवि जो है वो इंपोर्ट करता है और बताता है अपने बैंक को, जैसे HDFC बैंक हो गया इंडिया का, कि हम लाइक टू इशू अ एलसी, कि आप एक एलसी इशू करो फेवर ऑफ टेक्नोमैक के. ठीक है, वो भी डॉलर में, $50,000 पे. ठीक है, जो पेएबल होना चाहिए ओनली व्हेन शिपमेंट प्रूफ इज शोन. जो तभी उनको मिलना चाहिए जब शिपमेंट का प्रूफ वो दिखा दे. बात समझ आ रही है आपको कि शिपमेंट का प्रूफ दिख जाना चाहिए, तब जाके आप उन्हें वो पैसे देंगे. ठीक है. सो अब इसमें बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी है इसमें सेलर यानी एक्सपोर्टर. जो सेलर है ना, जो रिसीव करता है मनी, अब टू गेट पेमेंट द सेलर मस्ट प्रेजेंट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. अगर सेलर को पेमेंट चाहिए तो पहले सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा. ठीक है, जैसे एग्जैक्टली एज मेंशन इन एलसी, जो जो एलसी में मेंशन होंगे, ये स्ट्रिक्ट रूल होता है. ठीक है, अब टेक्नोमैक जो है वो शिप करता है मशीनरी टू इंडिया and submits document like invoice, bill of landing and insurance to bank for payment. ठीक है, तो अब इम्पोर्ट सारी चीजें, मतलब जो टेक्नोमैक है वो मशीनरी सप्लाई करता है. ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है. ठीक है, सो अब उसको चाहिए पेमेंट, राइट. तो वो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा. जब वो डॉक्यूमेंट सारे ओके हो जाएंगे बैंक की तरफ से, तो बैंक ये पेमेंट पास करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन है जो बायर है, ठीक है, जो खरीद रहा है, जो पेमेंट देगा, और एक पर्सन है जो सेलर है, जो बेच रहा है. तो यहाँ पे बीच में आ जाता है बैंक. ओके, सॉरी फॉर दिस खराब ड्राइंग. सो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पर्सन जो है बैंक को पहले ही सारा कुछ बता देता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको उनको पैसे दे देता है और बोल देता है कि जब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए तभी आप पैसे देंगे. जब ये पर्सन पूरे शिपमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाया था, और वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसा इसमें लिखा ही हुआ है. ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद बैंक इनकी पेमेंट को यहाँ से क्लियर करते हैं.
तो यहाँ पे जो पैसे हैं दोनों के फंसते नहीं है, एक पर्सन अपने पास से पैसे ऑलरेडी निकाल चुका है और बैंक के पास रख चुका है, जिसका प्रूफ इस पर्सन के पास पहुंच जाएगा। और ये पर्सन ऑलरेडी सामान दे चुका है, उस सामान देने का प्रूफ ये बैंक को दिखाएगा, तब जाके वो पैसे इस पर्सन को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आई ये स्टोरी तो यार मेरे को एक बार ना कमेंट बॉक्स में बताना। आई वॉन्ट टू नो कि आपको मेरे वीडियोस में कितना समझ आता है, कितना समझ नहीं आता है, या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज। बैंक मेक द ट्रेड सेफ। बैंक जो है वो ट्रेड को सेफ करता है बाय रिप्लेसिंग द बायर्स प्रॉमिस। ठीक है, बैंक बहुत सेफ रखता है पेमेंट को, बायर के प्रॉमिस को रिप्लेस करता है विद द बैंक्स गारंटी। यानी कि अब जैसे इशू बैंक है, बायर्स बैंक होता है, ठीक है, इशूइंग बैंक कौन सा हुआ, बायर का बैंक। जो बायर्स बैंक है वो ओपन करता है और या फिर इशू करता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट को। हाँ, ठीक है, इट गिव्स अ रिटर्न, एक रिटर्न इररिवोकेबल, यानी जिसको वापस ना लिया जाए, ऐसा प्रॉमिस, टू पे द सेलर इफ द सेलर प्रोवाइड्स द करेक्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बैंक एक तरीके से गारंटी का काम कर रहा है बीच में। ठीक है, कि भाई आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाना, आप शिपमेंट पूरी करो, हमारे पास पैसे हैं आपके, हम देंगे, हमने बायर से ले लिए हैं पैसे, बायर अगर मुकर भी जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो टेक्स द प्राइमरी पेमेंट रिस्क। बैंक सबसे बड़ा प्राइमरी पेमेंट रिस्क ले रहे हैं। अब एग्जांपल है, एचडीएफसी बैंक जो है वो इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट और प्रॉमिस करता है टेक्नोमैक को दैट वो पे करेगा उन्हें वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे तब। सो बहुत क्लियर है, सिंपल है, बीच में एक गारंटी बैंक खड़ा है। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक कौन सा होता है अब इसमें, अ बैंक इन द सेलर्स कंट्री, एक ऐसा बैंक जो सेलर की कंट्री में है, जो रिसीव करता है एलसी को। ठीक है, वहां पे भी तो किसी बैंक से पेमेंट लेनी पड़ेगी ना, बायर के देश में जाके तो बायर के बैंक से तो लेगा नहीं पेमेंट। So from the issuing bank and passes it to the seller after checking that it looks genuine. So usually it does not take responsibility. तो वो वाला बैंक है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसके पास तो पेमेंट रिसीव होती है और वो बैंक पेमेंट तभी छोड़ता है जब काम पूरा हो जाता है। जैसे कि डच से बैंक है जर्मनी का, उसने रिसीव किया लेटर ऑफ क्रेडिट एचडीएफसी बैंक से और इन्फॉर्म करता है टेक्नो को अबाउट इट्स टर्म। तो टेक्नो जैसे ही सारी चीजें दिखा देगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले की, ये चीजें देख लो अच्छे से, मेरे जो जो डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हैं पेमेंट रिलीज करने के लिए मेरी, आई एम प्रेजेंटिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। सो उस टाइम पे बैंक उसकी पेमेंट को रिलीज कर देगा, एडवाइजिंग बैंक। तो यानी कि जो जर्मनी वाला जो पर्सन है, ये टेक्नोमैक, ओके, सो इसको क्या हो गया, इसको पेमेंट इसकी मिल गई, रिसीव हो गई। गॉट इट। नाउ आता है नॉमिनेटेड बैंक। अब नॉमिनेटेड बैंक कौन से होते हैं, द बैंक मेंशन इन एलसी वेयर द सेलर विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। जो बैंक जो एलसी में मेंशन है, जहाँ पे सेलर जो है सबमिट करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, इट कैन बी ऑथराइज टू पे और नेगोशिएट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। सो ये ऑथराइज है कि ये थोड़ा नेगोशिएशन कर सकता है, इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये लाइक ऑथराइज बैंक के बिहाफ पे ये काम कर सकता है, इशूइंग बैंक के बिहाफ पे बेसिकली। सो समटाइम्स एडवाइजिंग बैंक एंड नॉमिनेटेड बैंक आर द सेम। तो कई बार ऐसा होता है ये दोनों बैंक ना सेम होते हैं, ठीक है, और कभी कभार डिफरेंट भी होते हैं। तो वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि डिफरेंट ज्यादा केसेस में होते होंगे, मुझे तो सेम ही लगते हैं, क्योंकि दो बैंकों के अलावा तीसरे बैंक का काम मुश्किल ही आता है। बट ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मामला है, बड़ी बड़ी पेमेंट्स के मामलों में ऐसे हो जाता है कि बीच में बैंक्स आ जाते हैं। सो टेक्नोमैक सबमिट्स इट्स डॉक्यूमेंट्स। टेक्नोमैक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है टू डच बैंक एंड जो कि नॉमिनेटेड बैंक है, फॉर चेकिंग एंड पेमेंट। फाइन। तो यानी कि यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर ये जो वाला जो एडवाइजिंग बैंक बीच में आ रहा है, तो इसके पास जा रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, रिसीव्स द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। यानी एक बैंक प्राइमरी हमारा बैंक हो गया जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इशूइंग बैंक। दूसरा हमारा बैंक हो जाता है एडवाइजिंग बैंक, और तीसरा हमारा बैंक हो जाता है जो पेमेंट रिलीज करेगा, नॉमिनेटिंग बैंक। अब आप तीनों का अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिए। वैसे मैंने जो बताया था मुझे वही सही लग रहा था, बट ऑफ कोर्स अभी हमें पढ़ना है तो हमें सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो अगर बीच में इस बैंक की जरूरत पड़ती है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए तो ये आएगा। अदरवाइज कभी कभार क्या होता है कि दोनों बैंक अगर सेम होते हैं तो कहानी सिर्फ दो बैंक के बीच में ही खत्म हो जाती है।
आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज इस चीज से कंफ्यूज मत हो ना, मैम ने तो अभी ये बोला था कि यहाँ पे ही पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तो भाई ये दोनों बैंक सेम भी हो सकते हैं, और अगर डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे पेमेंट रिलीज नहीं होगी एडवाइजिंग बैंक के थ्रू। एडवाइजिंग बैंक सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, मतलब एक तरीके से लाइक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इशू भी नहीं, सॉरी, रिसीव कर रहा है। इशू तो सिर्फ इशू बैंक कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा और नॉमिनेटेड बैंक से पेमेंट निकलेगी। ठीक है, कि हो सकता है कि बीच में डायरेक्ट बैंकिंग ना जा पा रही हो, इसलिए बीच में एक और बैंक को इन्हें इन्वॉल्व करना पड़ रहा हो, दो बैंक के बीच में सीधा सीधा कुछ ना हो पा रहा हो कॉन्वर्सेशन, ये भी हो सकता है। तो आई होप समझ आया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ यार, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि भाई समझ आती है आपको वीडियो या नहीं, या फिर आप क्या क्लैरिटी चाहते हो मेरे से। लाइक बहुत ही पोलाइट शब्दों में प्लीज, ताकि मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँ। मैं इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। और अगर समझ भी आता है तो भी मुझे बताओगे, तो मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगी और बेटर करने की फिर भी कोशिश करूंगी। Now, confirming bank. Okay, all right. So one more bank in the story here is confirming bank. This bank adds its own guarantee. ये बैंक अपनी खुद की गारंटी ऐड करता है एलसी में। सो जो सेलर है वो दो बैंक अश्योरिंग पेमेंट, ठीक है। सो द सेलर हैज टू बैंक्स अश्योरिंग पेमेंट, द इशू बैंक एंड द confirming बैंक। सो एक और बैंक हो सकता है, ठीक है, जब बड़ी बड़ी पेमेंट हो, बड़ी बड़ी डील्स हो, तो वहां पे हम इसको भी काउंट कर सकते हैं कि ये है हमारा कंफर्मिंग बैंक, कि ये जो बैंक है ना वो ऐड करता है अपनी खुद की गारंटी। ठीक है, मतलब कि इशू बैंक के साथ साथ ये कंफर्मिंग बैंक है, डबल गारंटी हो जाती है, जिससे जो सेलर है ना उसके पास दो दो बैंक हो जाएंगे अब, जो पेमेंट एश्योर करेंगे। सो जो इशू बैंक है एंड द कंफर्मिंग बैंक नाउ यूज व्हेन द सेलर इज अनश्योर। कब यूज होता है ये ऑप्शनल है आई गेस, क्योंकि जब सेलर अनश्योर होता है अबाउट द बायर्स कंट्री और द इशूइंग बैंक्स रिलायबिलिटी, कि या तो बायर की कंट्री की हालत इतनी खराब है कि वो कह रहा है मैं अभी श्योरिटी नहीं ले सकता आपकी कंट्री की हालत देखी, या फिर जिस बैंक से आप कर रहे हो मेरा कुछ खास एक अच्छा लाइक रिव्यूज नहीं सुने मैंने, एक्सपीरियंस नहीं रहा मे बी, सो आई एम सॉरी, बट ठीक है आपका अगर अकाउंट है फाइन, लेकिन आई वांट अ कंफर्मिंग बैंक ऑल्स वेल। सो उस सिनेरियो में एग्जाम्पल, इफ टेक्नोमैक वरीज दैट HDFC बैंक India might delay payment due to political or currency risk, Deutsche Bank can confirm the LC giving a double guarantee. Alright, I hope I don't need to translate this. वैसे मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, लाइक बताना भी क्या है, ये तो ऐसे है कि आप रीड भी करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, अब अलग अलग टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो वीडियो का रियल मुद्दा है। एलसी की सारी कहानी हमने समझ ली है। लेटर ऑफ क्रेडिट कम इन डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैन बी चेंज्ड, हाउ पेमेंट इज मेड एंड व्हाट पर्पस दे सर्व। सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन विद इजी एग्जांपल्स। क्या क्या चीजें हैं, हाउ दे कैन बी चेंज्ड, हाउ पेमेंट इज मेड एंड व्हाट पर्पस दे सर्व। इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप्स के हैं। बेस्ड ऑन रिवोकेबिलिटी, यानी कि वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और कंफर्मेशन स्टेटस, इररिवोकेबल यानी जो वापस नहीं ले सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक, जिसे आप वापस नहीं ले सकते हो। एक बार इशू कर दिया तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, जब तक दोनों पार्टीज, सारी हैं इसमें, चार पार्टी हैं, छह पार्टी हैं, दो पार्टी हैं, ऑल पार्टीज, बैंक बायर एंड सेलर अग्री, सारी पार्टीज की मति होनी चाहिए, राजी होनी चाहिए बेसिकली, देन ओनली यू कैन लाइक रिवोक इट, अदरवाइज इट इज इररिवोकेबल, गया तो गया। ठीक है, यूपीसी 600 सेज ऑल एलसीज आर इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो ये जो है यूपीसी 600 कहता है कि जितने भी एलसीज हैं वो इररिवोकेबल हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवोक नहीं कर पाते हो आप। सो गिव्स फुल सिक्योरिटी टू द सेलर, इसी वजह से सेलर इस पे रिलाई कर पाते हैं। अगर रिवोकेबल होगा तो फिर सेलर इस पे भी क्यों रिलाई करेंगे। Example, HDFC Bank issue an LC that cannot be cancelled without Technomac approval. So Technomac ships the good confidently. अगर Technomac के बिना अप्रूवल के कैंसिल कर देता है HDFC बैंक LC, तो फिर Technomac का तो वहां पे भी मतलब एक वो हो जाता है ना, लॉस हो जाता है, कि अगर भाई जैसे ही उसने शिप कर दिए गुड्स, वैसे ही वहां से कैंसिल कर दिया, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट वापस ले लिया, पेमेंट फंस गई अब। ठीक है, नाउ कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, एक्चुअली में ना ये
तो वीडियोस एक्चुअली बहुत बहुत समझाना पड़ रहा है इन वीडियोस में। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, हेयर अ कंफर्मिंग बैंक, एक कंफर्मिंग बैंक होता है इसमें। पता है मुझे लास्ट टाइम, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लास्ट टाइम मुझे कब इतना समझाना पड़ा था, ड्राफ्टिंग की प्लेलिस्ट में मुझे इतना नहीं समझाना पड़ा था। मैंने उसे काफ़ी सॉर्टेड रखा था, सॉर्टेड तो ये भी है बट इसमें एक्चुअली में बहुत सारे टर्म्स है जो समझानी पड़ रही है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिनको क्लियर करना पड़ रहा है। लास्ट टाइम आई थिंक मुझे कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस में प्लेलिस्ट में मुझे बहुत समझाना पड़ा था, लाइक उसमें क्योंकि अग्रीमेंट एंड एसेंशियल्स इन सब चीज़ों को, और दूसरा वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई जाती है स्पेशली, तो उनको लॉ की बहुत कम नॉलेज होती है, जितना हम अब तक जहाँ आ जाते हैं फोर्थ फिफ्थ में तब तक काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो वहाँ पे एक एक टर्म को बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखना पड़ता है। तो अब मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है इस सब्जेक्ट को लेके। ऑलराइट, कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, हियर इज अ कंफर्मिंग बैंक। तो अब कंफर्मिंग बैंक का क्या है, यूजुअली इन द सेलर्स कंट्री, जो कंफर्म बैंक होता है वो यूजुअली सेलर की कंट्री में होता है, जो एक अपना खुद का प्रॉमिस करता है पे करने का, तो इससे सेलर को एक राहत मिल जाती है। अब भाई सेलर बाद पेमेंट बाद में ले रहा है तो उसको कंफर्मेशन तो चाहिए ना, ये 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए या 50,000 की बात नहीं होती भाई, डॉलर्स की थी ना अमाउंट, तो ऐसे करोड़ों की बातें होती है, लाखों करोड़ों की। सो द सेलर गेट्स अ डबल एश्योरेंस, जो सेलर है वो डबल एश्योरेंस मिल जाता है उसको, वन फ्रॉम द बायर बैंक एंड वन फ्रॉम द कंफर्मिंग बैंक। एग्जांपल है दैट्स, यार अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक किया तो आई एम सॉरी, माय पॉइंट इज राइट नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। सो कंफर्म्स द एलसी इशू, तो इस बैंक ने कंफर्म किया एलसी इशूड बाय एचडीएफसी, तो इस कंफर्मिंग बैंक ने मतलब बताया कि भाई इशू मतलब वो एलसी कंफर्म हो गया है, इशू हो चुका है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू। इवन एचडीएफसी बैंक अगर डिले भी करता है पेमेंट में तो डच से बैंक जो होगा वो स्टिल पे कर देगा टेक्नोमैक को, उसकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, बैंक बैंक आपस में अपने आप संभाल लेंगे अपना प्रॉब्लम। ठीक है ना। और रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि रिवोक हो सकता है, सर लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है, तो चलो चेक करते हैं। एन ओल्ड टाइप, अब इसे यूज नहीं किया जाता अंडर यूपीसी 600। इट कुड बी कैंसल्ड और चेंज्ड एनी टाइम, ये कैंसिल भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है कभी भी, बाय द इशुइंग बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेलर। ठीक है, इसमें मतलब कि सेलर को भी इन्फॉर्म नहीं करना, तो इसीलिए बहुत पुराना तरीका है एंड ये सेफ भी नहीं है। सो ये बहुत रिस्की हो जाता था एंड इसमें और अलाउड नहीं किया अब गया अब इस तरीके को यूज करना आगे। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं। अर्लियर एचडीएफसी बैंक जो है वो कैंसिल कर सकता था अकॉर्डिंग टू रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एनी टाइम इवन आफ्टर टेक्नोमैक शिप्ड द गुड्स, सो इट इज वेरी वेरी रिस्की एंड इवन मुझे भी लगता है कि इसे अच्छा हुआ बंद कर दिया। ओके, बेस्ड ऑन पेमेंट स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग, कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, द मोस्ट कॉमन एलसी, अब सबसे कॉमन एलसी की बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट की, जो है हमारा कमर्शियल या फिर डॉक्यूमेंट्री भी आप इसे कह सकते हैं। सो द इशुइंग बैंक पेज द सेलर डायरेक्टली, इशू बैंक जो है ना वो सेलर को डायरेक्टली पे करता है। ओके या ओके, ऑलराइट, दैट्स कूल। ठीक है, व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, जब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में होते हैं। एग्जांपल है आफ्टर टेक्नोमैक शिप्स द गुड एंड सबमिट ऑल करेक्ट पेपर्स, एचडीएफसी बैंक जो है वो खुद पे कर रहा है, जितना कितना था इसका, $50,000 टू टेक्नोमैक, यानी कि नो झंझट ऑफ एनी अदर बैंक। ओके फाइन, दैट्स कूल। सो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, अब रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, used when the buyer and seller do regular transaction over time। तो जब बायर और सेलर की बहुत रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है तब रिवॉल्विंग होता है। ठीक है, रेगुलर एंड आर फॉर रेगुलर, आर फॉर रिवॉल्विंग, होती रहती है ट्रांजेक्शन। सो द एलसी ऑटोमेटिकली रिन्यूज, एलसी ऑटोमेटिकली रिन्यू करता है हर पेमेंट के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि एक सेम एलसी से आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो नो नीड टू ओपन अ न्यू एलसी, यानी कि आपको नया एलसी नहीं खोलना, बट द सेम एलसी जो है आपका वो रिन्यू जरूर होगा, पुराना वाला नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है आपके, ठीक है सारी चीजें सेम भी है तो डेट्स चेंज करनी पड़ती है, टाइमिंग्स चेंज करनी पड़ती है, क्लॉजेस सारे ना चेंज करने पड़े बट क्वांटिटीज चेंज करनी पड़ती है, कभी कभार क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है। सो यू रियली नीड टू सी एवरीथिंग। नाउ एग्जांपल, इफ रवि imports buy coffee beans every month, so the LC of $10,000 automatically renews for each shipment until the total limit says dollar like 1 lakh is reached। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल में जो था मैं समझी हूँ कि देयर कैन बी अ लिमिट।
ठीक है, जब मैंने टॉपिक पढ़ा था उस टाइम भी मैंने ये चीज़ रखी थी, बट मैंने आई थिंक यहाँ पे पॉइंट्स में ऐड नहीं करी कि यहाँ पे एक लिमिट होती है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका वो एक लिमिट तक ही रिन्यू होता है। वैसे इतना है कि आपका टाइम मतलब आपका डिपेंड करता है आपने कितना यूज कर लिया, कितना ज्यादा रिवॉल्विंग हो रहा है आपका, हर महीने ही आ रहा है, तो एक लिमिट होगी अमाउंट की। उस अमाउंट के बाद वो तय कर लेंगे कि अब इसके बाद आपको नया एलसी बनवाना पड़ेगा, जैसे इस केस में था। ठीक है, बात है हम डेफर्ड पेमेंट पे, एक्सेप्टेंस पे और नेगोशिएशन एलसी पे। सो दीज डिपेंड्स ऑन व्हेन द सेलर गेट्स द मनी। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये सारी तो टाइप्स है कि कब सेलर को मनी मिलेंगे। डेफर्ड पेमेंट एलसी में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि मैंने इसमें लिखा का मैं बोलूंगी ज्यादा। कि पेमेंट है ना वो कब होती है, एक फिक्स पीरियड के बाद, हो सकता है 60 डेज के बाद हो। कि जब एक बार ना सेलर जो है ना वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स बैंक से क्लियर करवा लेगा, तो उसके बाद बैंक ना उसे ना पेमेंट दे देगा, उसके गुड्स डिलीवर होने के बाद, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने के 60 डेज के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसे उसकी पेमेंट मिल जाएगी, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। एक तरीका होता है एक्सेप्टेंस एलसी का। अब उसमें क्या होता है, जो बैंक है ना वो एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंड पे ऑन इट्स मेच्योरिटी डेट, यानी कि एक बिल जनरेट होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ना बैंक ना उस बिल को ना सेलर को दे देता है कि भाई अब आपको हम फ्यूचर में डेट देंगे, आपको उस पे पैसे मिलेंगे, मतलब एकदम तुरंत नहीं मिलेंगे, वो फ्यूचर वाले डेट पे मिल जाएंगे। अब क्या होता है उस बिल में कि ना वो सेलर की मर्जी होती है कि या तो वो बैंक की दी हुई डेट पे वेट करे, अदरवाइज ना वो उस बिल को ले जाके ना दूसरे बैंक के थ्रू सेल कर सकता है। और वो बैंक जो है ना वो बिल देखकर ना उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट में या फिर कुछ इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करके उसे तुरंत पैसे दे देंगे कि ठीक है। और वो उस बैंक से, जिस बैंक ने वो बिल उस सेलर को दिया था, वो उससे पैसे बाद में ले लेंगे जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो ये तरीका होता है एक्सेप्टेंस में। आई होप समझ आया होगा। देन नेगोशिएशन एलसी। द नॉमिनेटेड बैंक, जो नॉमिनेटेड बैंक होता है वो डॉक्यूमेंट बाय करता है पहले और पे करता है सेलर को बिफोर गेटिंग रीइम्बर्समेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख के समझते हैं इसमें, मतलब इसमें एक तरीके से मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, नेगोशिएशन में आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं तुरंत। एग्जाम्पल से समझते हैं, टेक्नोमैक जो है, टेक्नोमैक शिप करता है गुड को अंडर अ 60 डे डेफर्ड पेमेंट। ये मैंने डेफर्ड पेमेंट का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है, एलसी। और वो उसे पेमेंट कब मिलती है, 60 डेज के बाद, जब उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कब होते हैं, एक बार शिप हो जाता है सामान, पहुंच भी जाए शायद उसके बाद भी, but it is already a fixed time that you will get the payment after 60 days, so he has to wait. Okay, now based on special functions। अब कौन से स्पेशल फंक्शन पे बेस होता है, आप अच्छे से कैटेगराइज कर पा रहे हो, आई होप कि पहले क्या था, अब ये बेस्ड ऑन स्पेशल फंक्शंस है, किस टाइप के टाइप्स ऑफ एलसी हम कवर कर रहे हैं। ये अलग अलग पेमेंट वाले एलसीज थे, ठीक है। अभी ये जो एलसीज थे ये कुछ पेमेंट स्ट्रक्चर टाइम पे थे, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, यहाँ पे समझाए थे, ठीक है। एक कैटेगरी क्या थी ये देख लो आप, रिवोकेबल वाली थी, मैं दोबारा आपको इसीलिए आपको वापस बताने आई हूँ, रिवोकेबल की थी, ठीक है, मतलब कि रिवोक कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कम से कम 3 हमारे टाइप्स थे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये थी बी, ये बी थी हमारी, जिसमें हमारा आ जाता है कि पेमेंट का टाइमिंग और स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बेसिस पे एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होते हैं, जिसमें हमारी अगेन 3 थी और तीसरे में तो 3 तरीके के थे, ठीक है। अब हमारा सी आ जाता है बेस्ड ऑन स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस के बेसिस पर भी डिपेंड करता है, स्टैंड बाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट, SBLC। अब वर्क्स एज अ सेफ्टी गारंटी, एज अ सेफ्टी गारंटी वर्क करते हैं रेगुलर पेमेंट टूल से बेटर, ठीक है, रादर देन अ रेगुलर पेमेंट टूल। किसी रेगुलर पेमेंट टूल से अगर हम कंपेयर करते हैं, ये बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ पेमेंट हैपेंस ओनली इफ द बायर फेल्स टू परफॉर्म। पेमेंट तभी होती है अगर बायर जो है ना सिर्फ वो फेल करता हो परफॉर्म करने में, लाइक अ बैकअप प्लान, ठीक है। जैसे मतलब कि जैसे बायर जो है वो नहीं कर पाया, तो ये एक तरीके का बैकअप प्लान हो जाता है। जैसे कि इफ रवि इम्पोर्ट्स फेल्स टू पे, अगर रवि जो है वो इम्पोर्ट कर, मतलब उसको रवि इम्पोर्ट्स जो उसका पूरा नाम है वो फेल हो जाता है पे करने में, डिलीवर एज प्रॉमिस्ड। सो टेक्नोमैक है ना वो प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को शोइंग द डिफॉल्ट एंड रिसीव पेमेंट अंडर द SBLC, तो उसको वो डॉक्यूमेंट के थ्रू पेमेंट मिल जाएंगे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर। सो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट बेनिफिशरी, ठीक है, जो पहला बेनिफिशरी है, यानी मिडिलमैन मान लो आप या फिर ट्रेडर मान लो, वो ट्रांसफर कर सकता है पार्ट और ऑल द एलसी टू अनदर सप्लायर, वो लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरे सप्लायर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है।
यूजफुल किस लिए होता है, कब होता है ये? फॉर ट्रेडिंग कंपनीज एंड डोंट मैन्युफैक्चर गुड्स देमसेल्फ। जो ऐसी कंपनीज होती है जो खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, तो वहां पे उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, अब जो उन्हें इम्पोर्ट कर रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक बार नहीं समझ आया तो मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगी। अ ट्रेडर इन सिंगापुर गेट्स एन एलसी। एक ट्रेडर है जो सिंगापुर में है और उसे एक एलसी मिलती है, गेट्स एन एलसी फ्रॉम यूके, उसे यूके से एलसी मिलती है, यूके बायर से, एंड ट्रांसफर इट टू अ फैक्ट्री इन चाइना। और वो एलसी ट्रांसफर होती है चाइना में, जो एक्चुअली में मेक कर रही है गुड्स को। अब आप ध्यान से समझना, यूके का बायर है, ठीक है, अ ट्रेडर इन सिंगापुर गेट्स एन एलसी फ्रॉम अ यूके बायर, यूके के पर्सन को बाय करना है और वो सिंगापुर से ऑर्डर कर रहा है। अब सिंगापुर वाला जो एलसी इशू कर रहा है ना, बिकॉज सिंगापुर वाला तो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, आपको हमसे ये चीज चाहिए, बट उसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है? चाइना से। सो एलसी कहाँ ट्रांसफर होगी? चाइना पे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है चाइना से सिंगापुर, सिंगापुर से यूके तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली सीधा वो चाइना से भेजेंगे, तो चाइना को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा अपना वहां से, उनको भी पेमेंट आना है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती हैं। सो नाउ बैक टू बैक लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इसमें इन्वॉल्व होते हैं टू सेपरेट एलसीज, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के इसमें एलसीज इन्वॉल्व, मतलब सेपरेट एलसीज इन्वॉल्व होते हैं। वन इज एलसी फ्रॉम द बायर, बायर साइड से एक एलसी होता है इसके अंदर, और एक एलसी होता है ट्रेडर की साइड से, ठीक है। अब जैसे कि बायर वाला जो एलसी है, आपको पता है कि जो बायर है जो खरीदना चाह रहा है, और ट्रेडर है जो उसे बेचेगा। अब एक और पार्टी होती है जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में पढ़ी थी, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्टी, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में चाइना में थी, राइट। सो अब इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक यूके बायर है, वो इशू करता है एलसी सिंगापुर ट्रेडर को फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यूके का बायर है, ठीक है, ये जो बायर है ना ये यूके का है, और ये ना एलसी इशू कर रहा है किसके लिए? सिंगापुर के लिए, जो ट्रेडर सिंगापुर में बैठा है। अब ट्रेडर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं और हो रहा है। सो जो सिंगापुर ट्रेडर है ना, जब उसको वो एलसी रिसीव होगा ना, वो उस एलसी के जरिए, यानी वो एलसी के साथ ना उसके लिए आसानी हो जाएगी, वो इसके नाम, मैन्युफैक्चर के नाम एक और एलसी इशू कर देगा, जो कि चाइना में बैठा है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो एक्चुअली में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। इससे इसको भी आइडिया हो जाएगा कि ठीक है भाई, मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सो इस तरीके से तीनों पार्टी सेफ हो जाती है। सो द चाइनीज सप्लायर शिप्स द गुड्स डायरेक्टली टू द यूके बायर्स। वन डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, पेमेंट flows through the banks from the buyer's bank to the trader's bank and to the supplier। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये बायर के बैंक से जाती है ट्रेडर बैंक में, ट्रेडर के बैंक से जाती है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो सप्लायर पार्टी है उसके बैंक में, टू सप्लायर बैंक। ओके, BTS. All right. Now red clauses. Now red clause and green clause. Letter of credit. These are advance payments. So जो advance payment नाम तो अब सुना है मैंने इस पूरे टॉपिक में, advance payment LCs। ये advance payment LCs होती है जो हेल्प करती है सेलर को शिपमेंट से पहले, ठीक है। और रेड क्लॉज क्या होता है? अलाउ द बैंक टू गिव एन एडवांस पेमेंट, बैंक को अलाउ करता है कि वो एक एडवांस पेमेंट दे, ठीक है, सेलर को बिफोर शिपिंग गुड्स फॉर पैकेजिंग एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। सो ये अलाउ करता है बैंक को, ठीक है, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं आपको, रेड क्लॉज में क्या होता है, बैंक को अलाउ करता है कि वो एक एडवांस पेमेंट दे सेलर को, ठीक है, शिपिंग से पहले। किसके लिए? फॉर पैकेजिंग एंड रॉ मटेरियल, यानी पार्शियल पेमेंट हो रही है, फुल पेमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ ग्रीन क्लॉज एलसी अलाउ एन एडवांस फॉर स्टोरेज, ये किसके लिए होती है? एडवांस स्टोरेज के लिए और वेयर हाउस कॉस्ट के लिए, फॉर गुड्स बिफोर शिपमेंट, यानी वो शिपमेंट से पहले भी तो गुड्स को कहीं स्टोर करके रखेंगे ना, रेडी करके। अब एग्जाम्पल है, जैसे एक रेड क्लॉज एलसी है, HDFC बैंक जो है वो गिफ्ट वो देता है टेक्नोमैक को $10,000 इन एडवांस फॉर प्रिपेयरिंग द गुड्स। और जो ग्रीन क्लॉज एलसी में टेक्नोमैक गेट्स फंड, टेक्नोमैक को फंड्स मिलते हैं स्टोरेज के लिए, पे करने के लिए, एंड एक्सपोर्ट्स कोस्ट बिफोर शिपिंग। तो यानी कि उस टाइम तक, उस टाइम के दौरान वो जितना खर्चा कर रहा है उतना उतना उनका कवर होता जा रहा है ईच स्टेप, ठीक है। सो ये इस तरीके की एडवांस पेमेंट है, ये मेक श्योर करना है आपको कि पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है।
दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक था। एंड बस प्लीज़ कमेंट करके बता देना, बाकी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी करनी पड़ी तो डेफिनेटली डू इट। आई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।